हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। बच्चे, जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप एंड तक देखोगे आप तो आपको लगेगा कि वाकई में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया सीखने मिला। तो क्वेश्चन क्या है, ये शायद किसी ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, वी शुड रीड फर्स्ट। अ ट्री ट्रंक ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर lies in a horizontal field. A lazy grasshopper wants to jump over the trunk. Find the minimum take-off speed of the grasshopper. ठीक है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। मैं पहले से ही सोल्यूशन लिख लिया ताकि आपका जो है टाइम बचे, लिखने में बहुत टाइम मेरा वेस्ट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। बस आपको ये करना है, खुद से अभी इस पर जंप नहीं करना है, जस्ट फॉलो माई लीड बच्चों, है ना। देखो क्या है कि ये आपका ट्री ट्रंक है, इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं सामने से। इसी लेवल पर एक कोई ग्रास हॉपर है जो कि जंप मारना चाहता है, बहुत ही लेजी है, ताकि बस किसी भी तरीके से इसको क्रॉस कर जाए। तो इसने यहाँ पे ऐसा जंप मारा किसी एंगल पे और किसी स्पीड से, ताकि एक पॉइंट को बस जस्ट टच कर जाए और करके सिमेट्री से दूसरे उसी लेवल पर दूसरे पॉइंट को टच करता हुआ वापस यहाँ पे फ्री फॉल करेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बना रखा। एक सेगमेंट देखो ये है जो कि ग्रास हॉपर का ट्रेजेक्ट्री है, और ये टी ट्रंक है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट ओ है जो जहाँ से वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हो, किसी स्पीड यू से उसने प्रोजेक्शन स्पीड कह सकते हो आप, और ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल से थीटा, ठीक है। और ये पॉइंट ए था जहाँ पे वो कांटेक्ट बनाएगा पहली बार, और ये कोई पॉइंट आप चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, DEF, ये पॉइंट एफ है जहाँ से दूसरे एंड पर ट्रंक के वो कांटेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये हिसाब किताब इसके ट्रेजेक्ट्री का। ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है बी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेंटर डी है और इसके जस्ट नीचे पॉइंट ई है, ये पॉइंट सी है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे सारे पॉइंट। अगर आप बच्चे इस जो टी ट्रंक है ना, ट्री ट्रंक जो है उसको एक बार वापस बनाऊँ आप, है ना, एक बार वापस बनाओगे, एक सेकेंड, है ना। बनाया मैंने ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका डी है, यहाँ कहीं पे पॉइंट ए है, ठीक है। और ये आपका रेडियस वाली लाइन एक और है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो हमें पॉइंट यहाँ कहीं बी मिलेगा, और ये पॉइंट हमारे पास डी है। मैंने इस एंगल को बोल दिया अल्फ़ा। कितना बोल दिया? अल्फ़ा। अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप जो है ये डी सी भी निकाल सकते हो और ए सी भी निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है कि ए सी सामने वाला है, परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के लिए, अल्फ़ा के लिए, तो ए सी आ जाएगा आर साइन अल्फ़ा और सी डी आ जाएगा आर कॉस अल्फ़ा। बोलो, बात इतनी समझ में आई अपने को। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये वाला टेंजेंट जो कि ए पर है, तो बेटा अगर ये एंगल अल्फ़ा है, 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल अगेन क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है, टोटल जो यहाँ पे था एंगल, ये और ये रेडियस वाला 90 बनाते हैं, है ना। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा बनाया मैंने और ये अल्फ़ा मैंने अज्यूम कर रखा था। आई होप इतनी बात तो आप सब लोग समझ गए होगे। ए सी पता है, सी डी पता है, आप तबाही मचा देंगे बच्चे। ए से बी का मोशन एनालिसिस करते हैं। ए से बी तक पहुँचने में समय कितना लगेगा? तो हमारे पास पहला तरीका ये है, चूँकि ये प्रोजेक्टाइल है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल में जब भी टाइम की बात करते हैं तो टाइम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक वाई में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो और एक एक्स में लगा दो। मैं पहले एक्स से चलता हूँ। ए से बी में जब पहुँचेगा, ए से बी में जब गया तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए से सी में हो गया, और ये वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है कि दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा। सही है ना। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल में चूँकि कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है तो इसका स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट है। तो टाइम निकालने के लिए सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है? आर साइन अल्फ़ा है। इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है? तो आप बोलोगे वी का कॉम्पोनेंट जो इधर आएगा वो आएगा वी कॉस अल्फ़ा। तो हमने लिख दिया जो टाइम आएगा दैट वुड बी इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा। ये डिस्टेंस हो गया एक्स में और ये एक्स में स्पीड हो गया, तो ये टाइम हो गया। अब इस टाइम को एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वाई डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, है ना। टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई अप्लाइंग दिस इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगता है? अभी इस बात को भी आप समझ लो। इक्वेशन ऑफ मोशन कहीं भी नहीं लगा सकते आप। कहाँ लगा सकते हो? कि जब एक्सेलरेशन क्या हो? कॉन्स्टेंट हो। अगर जो भी पार्टिकल है अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन ओनली यू कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो मैंने लगाया।
जब बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, बी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। सही है। तो अगर मैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, अगर लगाऊंगा तो वी वाई विल बिकम जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ए से बी में फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बी पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक्स में है, यहाँ तो है ही नहीं वाई में। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। यू वाई और ए वाई तुम्हारे पास जी है, या फिर माइनस जी ले लो, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, टी में निकल जाएगा। तो यहाँ लगाया मैंने, देखो ये आपका यू लिख दिया, यू साइन अल्फा, यू का जो कंपोनेंट आएगा इधर यू साइन अल्फा इंटू जी टी इजकल टू जीरो, टी आ गया यहाँ से। इन दोनों इक्वेशन को, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेट किया, तो यहाँ से हमारे पास आया आर साइन अल्फा अपॉन यू वी कॉस अल्फा, और ये आपका आएगा वी साइन अल्फा अपॉन जी, है ना। तो वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आर जी सेक अल्फा। ठीक है, अब क्या किया जाए देखना, यहाँ पे हमें स्पीड मालूम चल गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, मैंने क्या किया, हमें स्पीड बेसिकली ये वाला चाहिए यू, तो मैंने सोचा कि इन दोनों पॉइंट में स्पीड में कोई रिलेशन निकाल लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, कहाँ से लेके ओ से लेके ए तक में। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, जितने फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल हो जाएगा। इस जब ये एयर में होगा इस ग्रॉस हापर पे, है ना, सिर्फ और सिर्फ इसका वेट mg लग रहा होगा, तो दिस इज़ द ओनली फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन दिस ग्रॉस हापर, दिस इज़ वेट, है ना। और ये वेट हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है। तो आपको करना क्या है, इसका वर्क डन अगर निकालना, तो आपको सिंपली देखा जाए अगर, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का रोल आएगा, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज़ दिस, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट दी डिस्प्लेसमेंट CE, और CE कितना आ जाएगा, ED प्लस CD बच्चे हमने निकाल रखा था R कॉस अल्फ़ा, ये है R, तो अगर मैं निकालूँ EC तो हो जाएगा R इन प्लस R कॉस अल्फ़ा, तो ये हमने ले लिया R कॉमन, तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आ गया। अब बोलता क्या है कि चूँकि इकलौता फोर्स जो वर्क कर रहा है वो mg है, mg कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, तो हम O और A में एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ गया तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो गया, mg इंटू एच कितना है, R 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एम से एम चला गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा आपको सिंपली, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। ये अगेन ये इक्वेशन आपका एनर्जी कंजर्वेशन से ही आया, ठीक है ना। बस वी स्क्वायर की जगह पे रख दो आर जी सेक अल्फ़ा, यू स्क्वायर की जगह पे यू स्क्वायर रहेगा भी, ये हमने ओपन कर दिया, यहाँ से यू स्क्वायर निकाला तो आएगा, ये पूरा टर्म इधर भेज दो, तो 2g आएगा टर्म एक साथ रख लो प्लस, और यहाँ पे आर जी कॉमन ले लो, तो यहाँ आएगा सेक अल्फ़ा, और ये 2 कॉस अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा ना। तो ये आपका आ गया। अब चूंकि हमें अल्फ़ा भी अननोन है, नहीं पता है, तो जब भी इस तरीके के टर्म आपके पास दो एडिशन में दिख जाए, ध्यान सुनना, ये दिस स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। और ख़ासकर मैथ्स वाले तो ज़रूर ध्यान दें कि अगर दो टर्म में ऐसा मिल जाए एडिशन में कि जिनका प्रोडक्ट से कुछ वेरिएबल कट सकते हैं, तो हमेशा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया करो ये कंडीशन। तो बस मैं इसके लिए AM GM की बात करूँगा। AM मतलब इन दोनों का एडिशन बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया तो AM मिल गया। GM क्या होता है, अंडर रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया अंडर रूट में, तो आएगा 2 कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा से सेक अल्फ़ा भाई साहब निपट लिए, अंदर आया √2, ये 2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा 2√2, तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करोगे तो u का वैल्यू जो था यू स्क्वायर, उसका वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2gr प्लस gr इंटू √2, तो लिख दिया मैं, देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख दिया। फाइनली जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो आया फाइनली जो आंसर आएगा, मैं उसको एक बार ना यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा बोल्ड में कलर, हाँ ये जो u आया हमारे पास वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2gr इंटू 1 प्लस √2। समझ में आई बात। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको r दे रखा है, r इज़ गिवन कितना है 20 सेंटीमीटर, 2 तो पता ही है, g का वैल्यू अभी आप चाहो तो 10 ले लो या 9.8 ले लो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो u का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, u का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम u मिनिमम वो कितना हो जाएगा 2gr 1 प्लस √2 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, और इसमें बेसिक मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टेप जो बताया मैंने कि ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये वाला स्टेप है ना, AM और GM के बारे में सोचना।
तो अगर ये सोच ले जाओगे आप, और सोचना ऐसा नहीं कि आप अचानक से कोई चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करती है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप भी सोच सकते हो जल्दी जल्दी, है ना, कि कोई क्वेश्चन आए उसमें क्या करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आई होप कि आपको पूरा जो है सोल्यूशन